अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोज। तो आज हम एक नेक्स्ट इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टर्शरी केयर के अंदर कॉमनली प्रेजेंट करती है और बाज़ औक़ात नॉर्मल सेटअप के अंदर भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और ये है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन और बहुत सीवियर जब एलर्जी होती है तो बाज़ औक़ात पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है, एनाफाइलेक्सिस में चला जाता है, ठीक है? तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से पेशेंट प्रेज़ेंट करता है और फिर हम इमरजेंसी कंडीशन में इसको कैसे मैनेज करते हैं। एक हाउस ऑफ़िसर के लेवल पे एटलीस्ट इसकी बेसिक मैनेजमेंट आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से हम ईआर की कॉल अटेंड करते हैं, माय पेशेंट जो भी उसका नाम है XYZ, एज जो भी है उसकी 30 ईयर, 40 ईयर जो भी, कोमॉर्बिड्स अगर हैं या नहीं हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा जो भी है आपने पूछ लिया। केम इन द ईआर विद द कंप्लेन ऑफ। अब ये पेशेंट जो एलर्जिक रिएक्शन का होता है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस का होता है, ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे। लोकलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शन भी प्रेजेंट कर सकता है, जनरलाइज्ड या सिस्टमिक प्रेजेंटेशन के साथ भी पेशेंट आ सकता है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, अब होता ये है कि हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट सी हिस्ट्री होती है कि कोई चीज़ उसने पेशेंट ने खा ली, उसके फ़ौरन बाद ये हुआ है, या कोई अभी-अभी एक इंजेक्शन लगाया है किसी डॉक्टर ने, या फिर कोई टैबलेट ली है उसके ये बाद हुआ है, या फिर कोई डस्ट से एलर्जी हुई है और वो सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी हो गई। और ऐसे पेशेंट्स की बाज़ औक़ात प्रीवियस एलर्जी की हिस्ट्री भी रहती है कि डॉक्टर साहब इसे तो मौसमी नज़ला जो है, जैसे आँखों से पानी आता रहता है, या जब ये डस्ट में जाता है तो इसको जो है वो खाँसी बहुत ज़्यादा होती है और इसे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो प्रीवियस एलर्जी हिस्ट्री या फिर अस्थमा की हिस्ट्री कहीं न कहीं इसकी होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि पेशेंट हमारे पास किस तरह से आता है एलर्जिक रिएक्शन में, हमारे पास वो स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ आ सकता है, जैसे रेड पैचेज़ ओवर द स्किन या रेडनेस ऑफ स्किन, या फिर स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स के साथ आ सकता है, आईलिड उसके स्वेल हुए होंगे, या फिर एंजियोएडिमा जिसको हम कहते हैं, ठीक है? या फिर उसके स्वेलिंग ऑफ द लिप्स के साथ आ सकता है, या जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, पूरी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ठीक है? और उसके अलावा ये हमारे पास नेज़ल कंजेस्शन के साथ आ सकता है और उसके साथ-साथ स्नीज़ कर रहा होगा पेशेंट, ठीक है? और रिस्पायरेटरी की अगर हम बात करें, सीवियर फॉर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टैकिप्निया के साथ आएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के साथ आ सकता है। और उसके बाद जो है वो अगर जीआईटी की बात करें तो नौज़िया, वॉमिट करता हुआ पेशेंट, या फिर डायरिया के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है, ठीक है? फूड एलर्जी के केसेस में। और उसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स बहुत ही सीवियर केसेस में डिज़ीनेस, वर्टाइगो और सिनकपी के साथ आ सकता है, यानी कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में पेशेंट आ सकता है, बहुत सीवियर जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी बेसिकली यही होती है कि कोई एंटीजन एंटी बॉडी का रिएक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है। जब मास्ट सेल के अंदर से फिर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स और मीडिएटर्स निकलते हैं और हिस्टामीन वगैरह और सेरोटोनिन ये चीज़ें निकलती हैं, तो होता ये है कि पूरी बॉडी के अंदर कैपिलरीज़ की लीकेज होती है। जब इनकी लीकेज होती है तो फिर क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड वहाँ एक्यूमुलेट होता है। और इसके अलावा जो है वो क्या होता है, हिस्टामीन की वजह से और दूसरे मीडिएटर्स की वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है। वीनोडाइलेशन की वजह से पेशेंट का बीपी आहिस्ता-आहिस्ता कम होता है, और जब बहुत ज़्यादा बीपी कम होता है तो पेशेंट फिर सिनकपी की तरफ जाता है, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं मिल रही होती, ठीक है? और वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह अगर जीआईटी में जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो फूड एलर्जी की वजह से। बाकी ये होता है कि मीडिएटर्स की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, ठीक है? और एंजियोएडिमा यही होता है कि कैपिलरी लीकेज की वजह से अंडरनीथ स्किन के नीचे, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ जहाँ जैसे कि लिप्स हैं या फिर अराउंड द आईज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेट होता है फ्लूइड, उनकी वजह से होता है, ठीक है? या फिर जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग और हिस्टामीन की वजह से सीवियर इचिंग भी बॉडी पे हो सकती है। तो पेशेंट किसी भी तरीके से प्रेज़ेंट कर सकता है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है उस एलर्जिक रिएक्शन की। जैसे ही आपने इस तरह का पेशेंट रिसीव किया जो कि एसओबी है, बॉडी पे रेडनेस है, इचिंग कर रहा है, ठीक है? या फिर नॉज़िया, वॉमिटिंग कर रहा है, तो आपने फ़ौरन उसके सबसे पहले क्या करना है, एबीसी जैसे हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ठीक है? आपने वो करना है, एयरवे देखना है पेशेंट बात कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका एयरवे इंटैक्ट है या नहीं है, ठीक है? अगर उसका एयर इंटैक्ट है, पेशेंट बात कर रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में सबसे पहले आपने सैचुरेशन चेक करनी है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से सैचुरेशन ड्रॉप भी कर सकता है, साइनोज्ड पेशेंट भी आ सकता है आपके पास, तो इसकी सैचुरेशन हो सकता है नॉर्मल हो या हो सकता है उससे कम हो, ठीक है? उसके अलावा आपने ब्रीथिंग अगर नॉर्मल नहीं हो रही, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो आपने कनेक्ट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कनेक्ट कर दी, उसके बाद आपने सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में आपने उसका बीपी चेक कर लिया। ऐसे केसेस में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, पेशेंट का बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है क्योंकि वेज़ोडाइलेशन की वजह से, ठीक है?
इसके अलावा उसका टेम्परेचर देखना है, उसकी पल्स। इसमें क्या होता है, पल्स होती तो वीक है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, लेकिन टैकी में होता है, क्योंकि क्या होता है, वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम जा रही होती है, हार्ट कंपनसेट करने के लिए टैकी में चला जाता है उसको, ठीक है। तो इसके लिए पल्स होती वीक है, लेकिन साथ में टैकीकार्डिया हो रहा होता है, और रिस्पायरेटरी रेट टेकिप्निक हो सकता है पेशेंट, क्योंकि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में आपने आईवी लाइन मेंटेन करा दी पेशेंट की। अब अगर हम यहाँ बात करें तो आपने क्या करना है, आपने सारे वाइटल्स ले लिए और ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले, अगर पेशेंट का बीपी फॉर एग्जांपल यहाँ कम आ रहा है, ठीक है, उसका 100/60 आ रहा है या फिर उससे भी कम आ रहा है, तो सर्कुलेशन आईवी लाइन मेंटेन की, तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसको अपने इसको इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन, ठीक है, 0.9% वाला, 1 लीटर आईवी स्टेट, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या लिखना है, इंजेक्शन, क्योंकि एक एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, इंजेक्शन एविल, एविल जो होता है इसको भी आपने आईवी स्टेट, एविल में क्या होता है, फेनरमीन होता है, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, एलर्जी रिस्पॉन्स को कम करेगा। उसके अलावा क्या है, आप स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन सोलोकॉर्टिफ, ये जो सोलोकॉर्टिफ है हमारे पास, ये हाइड्रोकॉर्टिसोन है, अगर एडल्ट एक बड़ा बंदा है तो 250 mg आईवी स्टेट। आपने ये बेसिक मैनेजमेंट एक हाउस ऑफिसर को लाजमी पता होनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में आपने जब ये कर लेते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन अटैच कर दिया, उसका बीपी नॉर्मल होने लग जाएगा, आपने उसको एविल यानी कि एंटी हिस्टामिन और साथ में स्टीरॉइड दे दिया। ये सारी जो एविल है एंटी हिस्टामिन है, और सोलोकॉर्टिव क्या है, स्टीरॉइड है। ये स्टीरॉइड पूरे इन्फ्लेमेटरी जो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन हुआ है उसको सप्रेस करेगा, तो फिर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तो क्या होता है कि पेशेंट इन चीज़ों से इम्प्रूव नहीं हो रहा, आप उसे कार्डिक मॉनिटर अटैच है, आप सारे उसके वाइटल्स जज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सिम्टम्स उससे पूछ रहे हैं, तो अगर क्या होता है कि पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, यानी कि नॉर्मल 120/80 है और वो 30% ऑफ नॉर्मल ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसका बीपी हो गया आपके पास 50/30 हो गया, ठीक है, 60/40 हो गया, तो अब इंडिकेशन है कि अब पेशेंट सिनकपी में चला गया, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में चला गया, सिनकपी में चला गया, या चेस्ट पेन की कंप्लेन करने लग गया, क्योंकि क्या होता है कि उसके वेज़ोडाइलेशन हो रही है, अब इवन के विसरास की सप्लाई आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है, तो उससे एंड ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, उसका सीवियर बीपी ड्रॉप हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है, सिनकपी में जा रहा है, पेशेंट बेहोशी की तरफ जा रहा है, आपने फ़ौरन उसको क्या करवाना है, इंजेक्शन, क्योंकि अब तक जो है ये सिर्फ़ अब लोकलाइज़्ड एलर्जिक रिएक्शन भी आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन मैनिफेस्टेशन है और थोड़ा-सा एसओबी हो रहा है, तब भी आपने यही से स्टार्ट लेना और यहाँ आके स्टॉप कर देना है, सोलो एविल और फिर सोलोकॉर्टिव तक। और फिर पेशेंट को आपने इसको जो है वो वाइटल्स उसके देखना है कि स्टेबल हैं या नहीं है। लेकिन अगर इन चीज़ों से पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो उसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है और वो बीपी कंटीन्यूअसली ड्रॉप करता जा रहा है और पेशेंट सिनकपी की तरफ चला गया है। इसका मतलब है पेशेंट किस चीज़ में चला गया अब उसे एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ जा रहा है। तो अब उस आपने क्या करना है, इंजेक्शन उसको एड्रेनालिन, ठीक है, ये आपने 0.5 mg का इंट्रामस्कुलर स्टेट उसे लगा देना है, ठीक है, और उसको जो है वो पेशेंट शॉक से बाहर निकालने के लिए, उसके हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए अब आपने इसको हर 5 मिनट में उसके कार्डियक मॉनिटरिंग जो उसके साथ मॉनिटर अटैच है वहाँ उसे जज करना है कि ठीक हो भी रहा है या नहीं। अगर शॉक से पेशेंट बाहर नहीं आ रहा तो आपने एवरी 5 मिनट्स इंजेक्शन एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर उसको जो है वो लगाना है और उसे शॉक से बाहर निकालना है, ठीक है। एक और चीज़ भी होती है कि अगर नॉर्मल सलाइन से बीपी नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा, नॉर्मल सलाइन अटैच करने से बीपी नॉर्मलाइज़ नहीं हो रहा, फिर भी लो है, तो आप इंजेक्शन हेमेसेल, जो हमने पहले भी कहा था, जो कि क्या होता है, कॉलॉइड होता है, आर्टिफिशियल कॉलॉइड, ये आपने उसे लगा सकते हैं ताकि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए। तो ये है हमारे पास, इस तरह से हम इसे मैनेज करते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद जब पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है, आपने यहाँ तक ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसे एडवाइस करेंगे, आप उसे घर के लिए आपने उसे सीबीसी करवाना है, ठीक है, सारे बेसलाइन करवाना है, यूसी करवाना है, एलएफटीज़ करवाने हैं, ठीक है, उसे कॉज़ ऑफ एलर्जी ढूँढनी है, तो सीरम आईजीई लेवल्स उसके हम करवाएँगे कि उसके अलावा हम उसका जो है वो चेस्ट एक्स-रे सारे उसकी बेसलाइन करवाएँगे। और अगर पेशेंट जो है वो क्या हो रहा है, एरिथमियाज़ वगैरह की तरफ जा रहा है या चेस्ट पेन है, तो फिर हम उसकी ईसीजी भी, ये चीज़ें करवाते हैं और फिर हम उसे जो है वो फ़ॉलो-अप पे बुलाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन इसलिए आईवी नहीं लगाएँगे क्योंकि आईवी देने से पेशेंट एरिथमियाज़ में जा सकता है। तो हम जब एनाफाइलेक्सिस होगा तो इंट्रामस्कुलर लगाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।